लव रिबर्थ अगेन एपिसोड 71। रेहान ने जब अपने प्यार की आंखों में चमक और होठों पर स्माइल देखी तो वो भी मुस्कुराता है। उसे देखने लगता है और सारे बॉडीगार्ड्स चौंक गए थे क्योंकि उन्होंने पिछले 3 सालों में पहली बार अपने इस डेविल बॉस को यूं मुस्कुराते हुए देखा था। उसके पीछे का कारण उनकी लेडी बॉस थी, इसीलिए वो और ज्यादा खुश हो गए थे ये सोचकर कि लेडी बॉस के आने के बाद उनका डेविल बॉस इतना ज्यादा बदल चुके हैं। उन्होंने भी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी थी इन दोनों का साथ हमेशा बने रहे। आस्था ने रेहान का हाथ अभी तक छोड़ा नहीं था। वो रेहान से बोल पड़ी, आज जाकर मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हूँ, वरना तो उस रूम में रहते रहते एक कैदी की फीलिंग आने लगी थी। अब बाहर आने के बाद सांस में सांस आई है। वाह, अब आएगा असली मजा। मैं अब जो चाहूँ वो खा सकती हूँ। अब मुझे वो हॉस्पिटल का फीका और बोरिंग खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। कम से कम पिछले 1 हफ्ते में बोर हो चुकी थी। वो बोरिंग खाना खाकर आस्था की बात सुनकर रेहान चौंक गया था कि अचानक ही आस्था को ये क्या हो गया है जो वो ऐसा बिहेव करने लगी थी। लेकिन वो समझ गया था पिछले 1 हफ्ते में लगातार रूम में रहकर शायद वो बोर हो गई थी, इसीलिए बाहर आकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसके कारण वो ये सब बोल रही है। लेकिन रेहान ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि डॉक्टर ने अभी भी ज्यादा तेल मसाले के लिए मना करा है, इसलिए वो थोड़ा झुकते हुए आस्था के कान में बोल पड़ा, अभी भी आपको वही फीका और बोरिंग खाना खाना है मिसेज मल्होत्रा, क्योंकि अभी भी डॉक्टर ने आपको बाहर का और ज्यादा तेल वाला खाना खाने के लिए मना करा है। आस्था का चेहरा उतर गया था। यह सब सुनकर उसने रेहान की तरफ मासूमियत से देखा और बोल पड़ी, सर, आपको नहीं लगता ये हमारे साथ नाइंसाफी है? हम पिछले 1 हफ्ते से वो फीका खाना खा रहे हैं, वो भी इसीलिए कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। पर अब नहीं खा पाएंगे। हम आज के दिन का इंतजार तब से कर रहे हैं कि आज अब हम अपना मनपसंद खाना खा पाएंगे। सर प्लीज थोड़ा सा खाना खाने दीजिए ना, पक्का, उसके बाद हम जिद नहीं करेंगे। अभी ना हमारा मन तीखा चटपटा खाने का कर रहा है। अभी आस्था ये बोल ही रही थी कि उसकी नजर सामने खड़ी गोलगप्पे की रेडी पर पड़ी। उसे देख आस्था खुश हो गई और रेहान से बोल पड़ी, सर प्लीज स्टॉप द कार। आस्था इतनी जोर से बोली थी कि रेहान एक पल को डर गया था। उसने जल्दी से कार रोकी थी और आस्था की तरफ देखने लगा कि कहीं उसके हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा। वहीं रेहान ने जैसे ही कार रोकी, आस्था ने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और जल्दी से उतरकर गोलगप्पे की रेडी की तरफ भाग गई, जिसे देख रेहान ने अपने सर पर हाथ मार लिया और खुद से बोला, अभी वाइफी को समझाया था उसको तीखा और चटपटा खाना नहीं खाना है, लेकिन ये तो मेरी बात नहीं सुन ही नहीं रही और ये फिर तीखा खाने भाग गई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इनको वापस तो लाना ही होगा किसी भी तरह। रेहान ने ये सोचकर मास्क लगाकर कार से उतरा। उसने अपने कदम आस्था की तरफ बढ़ा दिए। वहीं रेहान की कार रुकते ही सारे बॉडीगार्ड डाउनलोड हो गए थे और अपनी कार से बाहर निकलने लगे। तभी उन्होंने आस्था को कार से उतरकर गोलगप्पे की रेडी की तरफ भागते हुए देखा, जिसे देख वो चौंक गए थे। वो आस्था की सिक्योरिटी के लिए बाहर निकल ही रहे थे कि उन्होंने रेहान को दूसरी तरफ से उतरकर आस्था के पीछे जाते हुए देखा। यह देख वो सब एक दूसरे से बोल पड़े, क्या ये सच में हमारे ही बॉस हैं जो कभी भी ऐसी चीजों की तरफ देखते नहीं थे? आज देखिए, आज सर खुद उतरकर लेडी बॉस के लिए गए हैं। सच कहते हैं लोग, ये जो प्यार है ना, ये अच्छे अच्छे पत्थर दिल को बदल देता है, जैसे लेडी बॉस ने हमारे डेविल बॉस को बदल दिया है। हमारे बॉडीगार्ड सारे बॉडीगार्ड्स की बात सुनकर उन बॉडीगार्ड का हेड शेरा बोला, जिस दिन तुम लोगों को भी प्यार होगा उस दिन तुम लोग भी इसी के लिए बदल जाओगे। वैसे भी बॉस ने बहुत दुख भरा टाइम देखा है। तुम सब तो जानते हो बॉस के जो पापा हैं वो उससे कितने ज्यादा प्यार करते हैं। पिछले 3 सालों में हम लोगों ने बॉस के चेहरे पर कभी भी एक स्माइल नहीं देखी। आज 3 साल के बाद उनके चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट देखी है और मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि चाहे देर से सही बॉस की जिंदगी में खुशियां तो आई। वहीं रेहान आस्था के पास पहुंच गया था, जो गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे की प्लेट लगा रही थी। उसने गोलगप्पे वाले को ऑर्डर दिया था कि वो उसकी प्लेट में खूब सारी मिर्च डाले और तीखा पानी भी डाले,
जिसे खाकर मजा आ जाए। रेहान आस्था की बात सुनकर चौंक गया और उसको अपने कंधे पर उठाकर कार की तरफ लाते हुए बोला, मैंने आपको तीखा खाने के लिए मना किया है और आप क्या कर रहे हैं? वहां जाकर अपने गोलगप्पे वाले को क्या बोला? वो आपके लिए खूब मिर्ची भर के गोलगप्पा बनाए। वाइफी, आपको अभी तीखा खाना नहीं खाना है। आप तीखा खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगी। मुझे पहले डॉक्टर से बात करने दीजिए। अगर डॉक्टर थोड़ा तीखा खाने के लिए अलाउ करेंगे तो मैं घर पर ही आपको हाइजीनिक गोलगप्पे बनवा के दे दूंगा, लेकिन बाहर के गोलगप्पे तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने दूंगा। रेहान की बात सुनकर आस्था का मुंह बन गया। वो गुस्से में कार के अंदर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान उसको गुस्से में कार में बैठते देख मुस्कुरा दिया। वो कार में आकर बैठा और आस्था से बोल पड़ा, आई नो आप गुस्सा है मुझसे, पर मैं जो कर रहा हूँ वो आपके भले के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको एक बार खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता। आस्था ने रेहान की बात सुनी ही नहीं थी, क्योंकि वो दवाई के असर से सो चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। एपिसोड 72। आस्था को यूं सोते देख रेहान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो खुद से बोल पड़ा, अभी तो मुझसे गुस्सा हो रही थी, अब एक पल में ही सो गई। लगता है दवाई का असर हो चुका है, इसलिए सो गई है। एक काम करता हूँ, इन्हें आराम से पीछे की सीट पर लेकर बैठ जाता हूँ, जिससे ये आराम से सो जाए। ये सोच रेहान ने अपने बॉडीगार्ड को फोन किया और उसको कार में आने का बोला। जैसे बॉडीगार्ड कार के पास आया, रेहान ड्राइविंग सीट से उतरा और बॉडीगार्ड को कार की देते हुए कहा कि कार को ड्राइव करे। वो उनके लेडी बॉस को लेकर पीछे बैठ रहा है। वो खुद से बोल पड़ा, अभी वाइफी के हाथ का जख्म पूरी तरह से भरा नहीं है और कहीं नींद में ये अपना हाथ इधर उधर ना मार दे, तो मेरा इनको लेकर पीछे बैठना ही ठीक है। ये सोच रेहान आस्था की सीट की तरफ आया और कार खोलकर आस्था को अपनी गोद में उठाया और पीछे कार में बैठ गया। रेहान के बैठते साथ ही कार एक बार दोबारा से चल पड़ी। वहीं आस्था इन सब बातों से बेखबर थी, क्योंकि वो इस वक्त गहरी नींद में थी। रेहान ने आस्था के माथे को चूमा और अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो इन दिनों काफी ज्यादा थक गया था। ऑफिस से अस्पताल, अस्पताल से ऑफिस। इस समय वो बहुत ज्यादा थका चुका था और मेंटली परेशान भी बहुत ज्यादा था। खासकर आज जो आरना ने किया उसके बाद तो उसकी मेंटली टेंशन और बढ़ गई थी। रेहान ने ये सब सोचते सोचते अपनी आंखें बंद कर ली और इतना थका हुआ था कि वो भी सो गया। थोड़ी देर में वो लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां उनके सपनों का घर बना हुआ था। रेहान के बॉडीगार्ड ने रेहान को हल्के से आवाज दी, बॉस हम घर आ चुके हैं। रेहान बॉडीगार्ड की आवाज सुनकर एकदम से जाग गया। उस घर को देखते हुए फिर से बोल पड़ा, वेलकम टू आवर होम प्रिंसेस। रेहान ने हल्के से आस्था को आवाज दी, मिसेज मल्होत्रा उठ जाइए, हम अपने घर आ चुके हैं। क्या आप अपना घर देखना नहीं चाहती? क्या आप उसको एक्सप्लोर करना नहीं चाहती हैं? देखिए हमारा घर हमारा इंतजार कर रहा है। आस्था इस वक्त गहरी नींद में थी, पर रेहान की आवाज सुनकर उठ गई और उबासी लेते हुए बोली, क्या हम घर पहुंच गए हैं सर? रेहान ने आस्था की लाल आंखों को देखा, जिसे देख वो समझ गया था कि आस्था अभी बहुत ज्यादा टायर्ड है। इसलिए वो धीरे से उसके माथे को चूमते हुए बोल पड़ा, हाँ प्रिंसेस, हम अपने घर पर पहुंच चुके हैं और देखिए हमारा घर हमारा इंतजार कर रहा है। ये बोलकर रेहान आस्था को बड़ी ही सावधानी से अपनी गोद में लेकर नीचे उतरा। उसने बॉडीगार्ड को सारा सामान कार से उतारने के लिए बोल दिया था। ऑलरेडी वरुण और सुंदर ने पहले ही यहाँ पर आस्था का सारा सामान भिजवा दिया, जिससे आस्था को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। इसके अलावा रेहान ने अपने डिजाइनर से बोल आस्था के लिए काफी सारी ड्रेस तैयार करवाई थी, जो आस्था के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली थी। ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। रेहान जैसे ही आस्था को लेकर बाहर आया, आस्था ने सामने अपने घर को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसको तो लगा था कि रेहान उसको किसी फ्लैट में लेकर जाएगा, लेकिन ये तो पूरा घर था, उसके सपनों का घर। आस्था लगातार उस घर को देखे जा रही थी, जिसे देख रेहान के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो नीचे झुकते हुए आस्था के कानों में बोल पड़ा, आपको अपना घर पसंद आया मिसेज मल्होत्रा?
आस्था उसे घर की खूबसूरती में इतनी ज्यादा खोई थी कि उसके मुंह से बस इतना ही निकला, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। खासकर इसके सामने जो समुद्र है ना, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है सर। आपको कैसे पता? हमारा हमेशा से एक सपना था कि हम किसी ऐसी जगह पर घर ले जहाँ पर से सामने समुद्र दिखता हो। आप जानते हैं, हमने तो होटल भी ऐसी जगह पर लिया था जहाँ से हमने समुद्र दिख रहा था। हमारे पापा ने स्पेशल हमारे लिए ऐसी होटल की बुकिंग करी थी, क्योंकि मेरे पापा जानते हैं मुझे हमेशा से ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है। सच खुद तो ऐसी जगह पर बहुत शांति फील होती है। आस्था के होठों पर स्माइल देख रेहान के होठों पर भी स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसको भी ऐसी जगह पर काफी शांति महसूस होती थी। इसी कारण उसने ये घर लिया था। किसी को भी इस घर के बारे में नहीं पता था एक्सेप्ट वरुण, क्योंकि रेहान और वरुण काफी बार यहाँ पर आते रहते थे। खासकर जब उन्हें कभी कभी मल्होत्रा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती थी तो वो पूनम जी के सामने उन सब बातों को नहीं करते थे, क्योंकि वो जानता था अगर वो पूनम जी के सामने कभी जिसे रिलेटेड किसी भी बात को करेगा तो उनको बुरा लगेगा, और वो ये सोचेंगी कि वो एक बेटा होकर अपने पिता के ऊपर इतना शक क्यों कर रहा है। इसीलिए वो अक्सर इसी जगह पर आकर अपनी सभी बातों को किया करता था। उसके बाद वापस घर चला जाया करता था। रेहान आस्था को लेकर गेट से अंदर जाने लगा कि उन्होंने वहां पर कलश रख के देखा, जिसे देख रेहान समझ गया ये सब तैयारी वरुण और सिमरन ने ही करवाई होगी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहां पर दो तीन नौकर आ गए। उन्होंने आस्था और रेहान का स्वागत ठीक उसी तरह से किया जैसे आस्था का स्वागत होना चाहिए। ये सब देख आस्था के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। थोड़ी देर पहले वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या शादी के बाद उसका वैसे ही स्वागत होगा जैसे एक नई बहू का होना चाहिए। लेकिन वो बहुत मायूस हो गई थी, क्योंकि उसे पता था वो अलग घर में जाकर रहने वाले हैं। लेकिन अब ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी, और रेहान उसके होठों पर ये खुशी महसूस भी कर पा रहा था। वो बस किसी भी तरह से अपनी आस्था की जिंदगी में ढेर सारी खुशियों को लाना चाहता था, और उसकी जिंदगी सारे गमों को निकाल कर फेंक देना चाहता था। एपिसोड 73। आस्था के चेहरे की खुशी देखकर रेहान बहुत ज्यादा खुश था। रेहान आस्था के चेहरे में इस कदर खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि आस्था उसे इशारा करके गोद से नीचे उतरने के लिए कह रही है। आस्था ने जब देखा कि रेहान उसकी तरफ नहीं देख रहा है तो उसने धीरे से उसके कान में बोला, सर आप हमें नीचे उतार दीजिए, तभी तो हम इस कलश को गिराकर अंदर जा पाएंगे ना। आस्था की आवाज सुनकर रेहान होश में आया और उसने धीरे से आस्था को अपनी गोद से नीचे उतारा और उसका हाथ कस के थाम लिया, जिससे वो गिरे ना। आस्था रेहान के हाथों को अपने हाथों में देख बहुत ज्यादा खुश थी। उसने कलश को गिराया और अपने कदम अंदर घर में रख दिए। जैसे ही उसने अंदर कदम रखे, एक नौकर ने आकर एक थाल के अंदर कुमकुम रख दिया और सामने व्हाइट कलर का कपड़ा बिछा दिया। आस्था ने रेहान की तरफ देखा तो उसने अपने पलकें झपका दी, और आस्था ने रेहान का हाथ थामे उस व्हाइट कपड़े पर अपने पैरों की छाप छोड़ दी। आस्था को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। नौकरों ने सारी चीजों का वहां से समेटा और किचन में चले गए। उन्होंने आस्था और रेहान को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि इन लोगों की नई नई शादी है तो दोनों ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहेंगे। वो उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बनाने चले गए थे, क्योंकि वरुण ने उन्हें बता दिया था कि वो लोग सीधा हॉस्पिटल से आ रहे हैं, तो कुछ हल्का सा बना कर रखें। वहीं रेहान दोबारा से आस्था को अपनी गोद में उठाए हुए बोला, अब आप काफी ज्यादा चल चुकी हैं, मुझे लगता है अब थोड़ा आराम करना चाहिए, तो चलिए अब मैं आपको हमारे कमरे में लेकर चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कमरा जरूर पसंद आएगा। आस्था रेहान से कुछ करती इससे पहले ही रेहान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगा। आस्था इस दौरान रेहान के बाहों से उतरने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती थी ऊपर जाने के बाद रेहान उसको दोबारा सोने के लिए कह देगा, और उसका भी सोने का मूड नहीं था। वो ऑलरेडी काफी ज्यादा सो चुकी थी। अभी वो कुछ मस्ती करना चाहती थी। वैसे भी पिछले 7 दिन से लगातार हॉस्पिटल रहते रहते वो काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी।
इसीलिए थोड़ा सा वक्त वो मस्ती करना चाहती थी। उसकी मन समुद्र पर जाने का कर रहा था और वहां जाकर मस्ती करने का कर रहा था, लेकिन वो रेहान से कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो जानती थी अगर उसने रेहान से ऐसा कुछ बोला तो रेहान उसे गुस्से से जरूर डांटेगा। रेहान भी आस्था के चेहरे से उसकी मन के बातों को जान चुका था, इसीलिए वो उसे शांत करता हुआ बस इतना बोला, अभी आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए वाइफी। हम लोग शाम को समंदर के तरफ जरूर जाएंगे जैसा कि आपका मन है, और मैं आपको मस्ती करने से भी नहीं रोकूंगा, लेकिन इस समय दोपहर हो रही है और मैं नहीं चाहता कि आपकी तबीयत खराब हो। आस्था अब कुछ भी नहीं बोल पाई थी क्योंकि वो जानती थी कि जो बात उसके पतिदेव ने बोली है वो उस बात को जरूर पूरी करने ही वाले हैं। इसीलिए वो शांत हो गई और रेहान उसे लेकर अपने रूम में आ गया और रूम में उतारते हुए उसने वो पढ़ा, वाइफी आप जरा जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं वरुण को एक फोन करके आता हूँ। ये बोलकर रेहान वहां अटैच बालकनी में चला गया। रेहान के बालकनी में जाने के बाद आस्था ने एक लंबी सांस ली क्योंकि रेहान की करीबी से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो जानती थी कि अब वो रेहान की वाइफ है और एक वाइफ के क्या फर्ज होते हैं वो ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वो रेहान से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो रेहान से ये सब कैसे बोले। अभी वो इसी बारे में बात सोच रही थी कि उसका फोन बजा। आस्था ने एक नजर बालकनी की तरफ देखा और अपना फोन उठा लिया। फोन किसी और का नहीं बल्कि सिमरन का था, जो उससे उसकी तबीयत पूछ रही थी और साथ ही साथ उससे छेड़ रही थी कि आज तो उसकी सुहाग रात है, तो उसने क्या सोचा है। आस्था ने जैसे ही सुहाग रात सुना उसके गाल सर से लाल हो गए थे और आंखों में शर्म मानो उतर सी गई। वो हकलाते हुए सिमरन से बोल पड़ी, सिमी तू क्या क्या फालतू बातें कर रही है। तुझे इन सब बातों के अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या। तू अच्छी तरह से जानती है ना कि अभी हमारी हालत ठीक नहीं है, फिर तू ऐसी बातें कैसे कर सकती है। सिमरन आस्था की बातों को समझते हुए बोल पड़ी, मैं जानती हूँ अम्मी, तेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं तेरे दिल की बातों से कभी अनजान नहीं रही हूँ। तू अभी कंफर्टेबल नहीं है इन सब के लिए, लेकिन तू कुछ सोच, जीजू ने तेरे लिए कितना किया है। वो तेरे लिए दिन रात तेरे पास रहे हैं। अगर वो चाहते तो वो तुझे छोड़ भी सकते थे ना। तू अच्छी तरह से जानती है जीजू तुझे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। तेरी खुशी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन क्या तुझे उनकी खुशियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अम्मी, तेरी और उनकी शादी हो चुकी है और एक पति पत्नी के बीच तो ये सब आम बात है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। आज नहीं तो कल तुम दोनों के बीच में ये सब कुछ होना है, तो इन सब बातों के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही है। आस्था जानती थी सिमरन उससे जो भी बोल रही थी वो सब सही बोल रही थी, लेकिन उसका दिल अभी इन बातों के लिए नहीं मान रहा था, इसलिए वो चुप रही। सिमरन उसकी चुप्पी को देख इतना ही बोल पाई, देख मैं तुझसे इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा सकती हूँ। मैं तुझसे बस इतना कहूंगी कि तुझे जीजू को उनके हिस्से का प्यार देना चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। मैंने आज तक कभी भी तेरे पर कोई जबरदस्ती नहीं करी है और मैं आगे भी जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से ये बात समझ सकती है कि तेरे इन लिए जीजू के लिए क्या फर्ज है। एपिसोड 74। सिमरन की बात सुनकर आस्था बोल पड़ी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे उनके लिए क्या फर्ज है, और तू ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है सिमी, मैं उनसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, अब से नहीं बल्कि पिछले 4 सालों से। और मैं तो करणी माता का बार बार धन्यवाद कर रही हूँ, उन्होंने मेरी जिंदगी में मेरे प्यार को शामिल कर दिया। इसके लिए मैं जितना उनको धन्यवाद करूँ वो भी कम है, लेकिन मेरा दिल न जाने क्यों डर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं ये सब करूंगी तो कहीं मेरे पापा की इज्जत को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती है कि मेरे पापा की इज्जत मेरे लिए कितनी जरूरी है। अभी तक तो पापा को पता ही नहीं है कि मैंने शादी कर ली है। मैं तो ये सोच रही हूँ जिस दिन पापा को पता चलेगा कि मैंने उससे बिना पूछे शादी कर ली है तो वो मुझे कहीं गलत तो नहीं समझेंगे। कहीं मेरी हालत भी तो मम्मा की तरह नहीं हो जाएगी, जैसा मामा जी और नाना जी ने उन्हें छोड़ दिया। कहीं मेरे पापा भी तो मुझे मुंह नहीं पलट लेंगे।
मुझे बहुत डर लग रहा है। सिमी, मैं तुझे बता नहीं सकती मैं अंदर से कितना ज्यादा डरी हुई हूँ। मैं जानती हूँ सर पापा को मना लेंगे, वो सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन ये जो डर है ना, वो दिल से जा ही नहीं रहा है। बात रही सर की, तो मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे मैंने मैरिज के पेपर्स पर साइन कर दिए थे। लेकिन अभी ये शादी सिर्फ हम कुछ लोगों के बीच में है, अभी पूरी दुनिया को नहीं पता है। और सच कहूँ तो आई नीड सम टाइम। एक पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत करने के लिए आस्था के दिल की बात को समझ गई थी, इसीलिए उसने अब उससे कुछ भी नहीं बोला, बस इतना ही बोल पाई, तो अपना ध्यान रख और जीजू का भी ख्याल रखना। अगर वक्त मिला तो मैं तुझसे आकर मिलूंगी। ये बोलकर सिमरन ने फोन रख दिया। आस्था कुछ देर सिमरन की बातों को सोचती रही। उसको कहीं से भी सिमरन की बातों में कुछ बुराई नहीं दिख रही थी, क्योंकि सिमरन जो भी कुछ बोल रही थी उसकी भलाई के लिए ही बोल रही थी। वैसे भी सिमरन का कहना ठीक ही तो था। रेहान से उसकी शादी हो चुकी है और उसका पूरा हक बनता है, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल इस चीज के लिए नहीं मान रहा था, जबकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती है। वो भी रेहान से उतना ही प्यार करती है जितना रेहान उससे करता है, लेकिन आस्था को ये नहीं पता था रेहान तो उसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर उसको उसके लिए मरना भी पड़ा तो उसके लिए मरने को भी तैयार है। वो उसके प्यार की हद तक, उसके प्यार की जुनूनपन को नहीं जानती है। आस्था कुछ देर तक यूं ही खड़ी रही, फिर जाकर लेट गई, क्योंकि उसको थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं रेहान बालकनी में खड़ा हुआ वरुण से बात कर रहा था। वरुण ने भी उससे आगे के बारे में पूछा तो रेहान ने उसे बोल दिया वो आस्था को वक्त देना चाहता है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है आस्था शायद अभी दिल से इन बातों के लिए तैयार नहीं है। अगर वो तैयार होती तो शायद आज उसके साथ मल्होत्रा मंजन गई होती। इस बात से अंदाजा लगा चुका था वो अभी कंफर्टेबल नहीं है एक पति पत्नी की तरह रहने के लिए, इसीलिए उसने सोचा था कि वो उसे पहले कंफर्टेबल महसूस करवाएगा, उसके बाद ही वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा। इससे पहले उसे काफी सारे काम करने थे। उसे अन्ना की और अपने सो कॉल्ड पापा कबीर मल्होत्रा की सच्चाई सबके सामने लानी थी, जिससे कि वो जल्द से जल्द आस्था को पूरा उसका हक दिला सके और उसके साथ एक शादीशुदा लाइफ की शुरुआत कर सके। रेहान की बात सुनकर वरुण कुछ नहीं बोला, बल्कि उसे तो खुशी हो रही थी। रेहान अपनी जिंदगी में किसी को इतना ज्यादा प्यार करता है, उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो कुछ देर तक बात करते रहा और आखिरकार वरुण ने उसे बता दिया अन्ना ने वही उपवास तोड़ा है जो कबीर जी उसके लिए अब्रॉड से लाए हुए थे। जिसे सुनने के बाद न जाने क्यों उसकी आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन उसने अपनी आंखों से आंसुओं को गिरने नहीं दिया। वो बस इतना ही बोल पाया, जितने टुकड़े उस वास के हुए हैं उतने ही टुकड़े मैं उस आना के करूंगा। उसकी हालत में ऐसे करूंगा कि वो ना ही जी पाएगी ना मर पाएगी। वरुण रेहान की खुद से बोल पड़ा, इस अन्ना से इस डेविल को दोबारा से जगा दिया है, अब पता नहीं रे उसके साथ क्या करेगा। वरुण ने रेहान को उस मीटिंग के बारे में बता दिया था। मीटिंग सक्सेसफुली हुई है, उनको 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। वरुण ने कुछ बातें और करी और साहब को आने का बोल फोन रख दिया था। रेहान ने वरुण को बता दिया था कि वो अब जब वो जाएगा तो अपने साथ सिमरन, अयास और भूमिका को भी ले आएगा, क्योंकि अयस और पुलका यहाँ आने की जिद कर रहे थे और इस घर के बारे में किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ वरुण के अलावा। रेहान वरुण के बाद से बात करके अंदर आ चुका था। उसने अंदर आके देखा तो आस्था आराम से सो चुकी थी। रेहान काफी देर तक उसको देखते रहा, फिर उसने जाकर अपने कपड़े बदल लिए और आस्था के पास आकर उसको अपनी बाहों में लेकर सो गया। आज काफी दिनों के बाद रेहान बहुत ही गहरी नींद सोया था। आखिरकार उसका प्यार उसकी बाहों में जो था, वही आना अपने घर पहुंच चुकी थी और घर आते साथ ही वो आदि कपूर की गोद में बैठ गई थी और बोली, आदि डार्लिंग, आज मैंने वो काम किया है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। आदि कपूर अन्ना की बात सुन उसे घूर के देखने लगा और बोला, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए किसके सामने कौन सा रिलेशन दिखाना है। तुम कम से कम उस रिलेशन की कदर ही कर लो। अभी हम लोग अपने कमरे में नहीं है, बाहर बैठे हैं, अगर किसी ने हम लोगों को ऐसे देख लिया तो
पता नहीं उन लोगों के बारे में क्या सोचेगा। एपिसोड 75। आ- आदि कपूर की बात सुनकर अन्ना बेशर्मों की तरह उसके गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए बोली, अरे आदि डार्लिंग, इतना भी गुस्सा मत करो, तुम अच्छी तरह से जानते हो अभी मेरा क्या मन कर रहा है। मेरा मन तो कर रहा है मैं तुम्हें अभी खा जाऊं। वैसे भी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मैंने उस रेहान के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ जो करी है। आदि कपूर ने जैसे ही ये सुना उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अगले ही पल वो परेशानी से बोल पड़ा, ये तुमने क्या किया बदतमीज लड़की। अगर उस रेहान को पता चल गया तुमने उसके ऑफिस में जाकर क्या किया है तो तुझे क्या लगता है वो तुझसे शादी करेगा। आदि कपूर की बात सुनकर अन्ना हंस पड़ी और बोली, उसके पास मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या तुम नहीं जानते, कबीर मल्होत्रा जब तक मेरी शादी अपने उस बदतमीज बेटे से नहीं करवा देता वो शांत बैठने वाला नहीं है। वैसे भी कबीर मल्होत्रा को तुमने अपने शीशे में इतनी अच्छी तरह से उतारा है ना, वो मेरी शादी अपने उस पागल सन के बेटे से जरूर करवाएगा। और एक बार मेरी बस शादी उससे हो जाए फिर उसके बाद वो मेरा असली रूप देखेगा कि आना समीक्षा कपूर है क्या। अब तुम मेरा मूड और ज्यादा खराब मत करो, मुझे लगता है ये वक्त बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नौकर भी अपने कामों में बिजी है, हमें ऊपर चलना चाहिए। मेरा शरीर बहुत जल रहा है और मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तो क्या तुम मेरे शरीर की जलन खत्म करने में मेरी मदद करोगे। आदि कपूर अन्ना की बात सुनकर हंसते हुए बोला, क्यों, आज बाहर कोई लड़का नहीं मिला क्या जो तू मेरे पास आ गई अपने शरीर की प्यास बुझाने। आना आदि कपूर की बात सुनकर उसके होठों को हल्के से चूमते हुए बोल पड़ी, लड़के तो बाहर बहुत है डार्लिंग, लेकिन वो क्या है ना, मैं तेरी इज्जत की खातिर बाहर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि तूने मुझे कल बोला ना, जब तक उस रेहान मल्होत्रा से मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं इन सब चीजों से दूर रहूं। तो बस मैंने सोचा मैं तेरी बात को मान लूं। आखिर इन लोगों के सामने तू मेरा पापा जो है, तो अपने पापा की बात तो माननी ही चाहिए ना। अब बाकी रही अभी की बात, तो मेरे शरीर की जलन को खत्म करने के लिए तुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आदि कपूर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो जानता था अगर वो अभी इस आना के साथ नहीं गया तो वो यहीं पर ही बदतमीजी करना चालू हो जाएगी और सारे सर्वेंट देख लेंगे कि उन दोनों का क्या रिश्ता है। अगर सबके सामने ये सच आ गया तो उसका बना बनाया सारा प्लान खत्म हो जाएगा और कभी मल्होत्रा और मल्होत्रा खानदान बर्बाद नहीं हो पाएगा। ये सोच वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हुआ आन्ना से बोल पड़ा, डार्लिंग, तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो एक क्या है ना, हम एक साथ ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगर नौकरों ने हमें देख लिया तो वो सब बातें बनाएंगे, इसीलिए तुम ऊपर जाओ, मैं 5 मिनट के अंदर आता हूँ, फिर मैं तुम्हारी सारी जलन खत्म कर दूंगा। अन्ना आदि कपूर की बात सुनकर उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए बोल पड़ी, ठीक है डार्लिंग, मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम जल्दी से आना क्योंकि अब मुझसे ना ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर तुम 2 मिनट के अंदर ऊपर नहीं आए तो फिर मैं बाहर चली आऊंगी और तुम मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हारी इज्जत दांव पर क्यों लगाई और मेरे कारण तुम्हारी इज्जत कबीर मल्होत्रा के सामने छोटा क्यों हो गई। अन्ना की बात में एक अलग ही वार्निंग थी जो आदि कपूर साफ साफ समझ पा रहा था इस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा था। अन्ना वार्निंग देकर ऊपर जा चुकी थी। आदि कपूर कुछ देर तक नीचे वहीं बैठा रहा, फिर उसने इधर उधर देखा और ऊपर अन्ना के कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही वो ऊपर गया पिलर के पीछे छुपा एक इंसान बाहर आया जो कि आदि कपूर के बंगले में नौकर का काम करता था और उसने अपना फोन मिलाकर किसी को इन सब बातों के बारे में बता दिया था। उस आदमी ने सारी बातें सुनने के बाद नौकर को उससे का वीडियो बनाने को बोला और जल्दी उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को बोल फोन रख दिया। आदि कपूर के नौकर ने जिस इंसान को फोन किया था वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वरुण ही था जिसने आदि कपूर के बंगले के नौकर को खरीद लिया था, वो भी अच्छे खासे पैसे देकर। और वो आदि कपूर की सारी बातें और सारी हरकतें वरुण और रेहान को बता दिया करता था। इस नौकर से ही इन लोगों को आदि कपूर और अन्ना के रिश्ते की सच्चाई भी पता चली थी और अन्ना कब किसके साथ कहाँ पर होती है ये सब भी इस नौकर ने ही उन्हें बताया था, क्योंकि इस नौकर ने वरुण के कहने से अन्ना और आदि कपूर से
छुपकर अन्ना के कमरे में एक वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया था जिससे उसे सब कुछ पता चल जाता और वो इस बारे में वरुण और रेहान को बता देता। वरुण ने नौकर की बात सुनकर मन ही मन उससे कहा, ये लोग कितने ज्यादा गिरे हुए हैं। बाप बेटी के रिश्ते को भी शर्मसार करके रख दिया है, पर हमें इससे क्या लेना देना है। ये इन लोगों की अपना पर्सनल लाइफ है। जिस दिन ये दोनों रिंकू और उसके घर वालों को तंग करने की कोशिश करेंगे तब इनका सारा कच्चा चिट्ठा मैं पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगा। मैं रेहान को और उसके परिवार को कभी भी किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगा। आखिरकार ही तो आज मैं यहाँ पर हूँ और रे ने मेरी उस वक्त मदद करी थी जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्त को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मैं शाम को जब उसके घर जाऊंगा तब उसको सारी बातें बता दूंगा। तब तक मेरे पास वो वीडियो भी आ जाएगी। फिर हम दोनों लोगों के पास एक सबूत और आ जाएगा। आना और आदि कपूर के खिलाफ बड़ी है मेरे देश से शादी करने वाली। इसको तो मैं बताऊंगा इसकी औकात क्या है। ये कभी भी मेरी भाभी की जगह नहीं ले सकती है। ये इसकी औकात ही नहीं है। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।